हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे करने जा रहे हैं। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको लिखिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपको अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है किसी भी मेटल का, जैसे आपका कॉपर है या जिंक, इनमें से किसी का भी आपको अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो आपको एक रेफरेंस लेना होगा। देखो कोई भी चीज आप मेजर करते हो ना, तो एटलीस्ट आपको एक रेफरेंस की जरूरत है। जैसे अगर अब मैं आपको बोलूं कि किसी का वेट ज्यादा है तो आपके माइंड में वेट कम का एक रेफरेंस होगा कि वेट कम का मतलब क्या हो। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं उनके हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हाफ सेल होते हैं, इंडिविजुअल आप एक्सपेरिमेंटली वैल्यू नहीं निकाल सकते। आपको जैसे क्या होता है, देखो इस चीज को समझो। ये आपका बीकर था, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड डाला और यहाँ पे आपने ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट, और इन दोनों के बीच का, और यहाँ से वायर जाती थी, इन दोनों के बीच का, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, हम लोग उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। तो आप एक्सपेरिमेंटली इसका मेजर नहीं कर सकते हो। मतलब आप हाफ, जैसे ये हाफ पार्ट है ना, इसका मेजर नहीं करते। आपको साथ में एक, जैसे अगर ये एनोड पार्ट है तो आपको दूसरा भी चाहिए होगा जिसके रेस्पेक्ट में आप मेजर कर पाओ। जैसे आपको एक कैथोड भी चाहिए होगा। आप पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हो बट इंडिविजुअल इसका नहीं मेजर। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन को सबके साथ रखेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मेजर करेंगे। तो हाइड्रोजन को अगर आप देखो, ये वाला पार्ट हमेशा हाइड्रोजन रख लो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रख लो। ठीक है। यहाँ पे आपका हमेशा H2 गैस रहेगा, H2 गैस मान लो। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको मेटल का जिसका आपको पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक है, मेटल। तो आपने क्या करा, जो एनोड पार्ट है ये वाला एनोड रहता है हमेशा, और ये वाला कैथोड। तो आप क्या कर रहे हो, एनोड को हमेशा हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ना एक टर्म और समझना, देखो अब हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म में है, तो आप इसका इलेक्ट्रोड तो यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। तो ये ना एक टर्म लिख लो, काम आएगा आपके, क्योंकि यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किया होगा वो आपका क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। क्योंकि आप जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, क्योंकि लिक्विड और गैस का कोई इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्म में यूज किया है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये इधर से कनेक्ट रहेगा, वो मैंने सॉरी बताया नहीं था, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिख दिया, आप ध्यान रखना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता क्या है, ये भी सबसे पहले लिख लो, काम की चीज है। इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, आपका प्लेटिनम और गोल्ड यूज होगा। प्लेटिनम और गोल्ड, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, प्लेटिनम और गोल्ड इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है। प्लेटिनम और गोल्ड इलेक्ट्रोड, ये नेट इलेक्ट्रोड होता है। क्यों है, दे दे डू नॉट दे डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, बट प्रोवाइड प्रोवाइड्स देयर सरफेस देयर सरफेस, at their surface for oxidation and for oxidation और रिडक्शन। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड के होंगे। ये दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट दे प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब क्या होगा कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं इनका सरफेस यूज होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, बट ये आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो आप यूज करोगे ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही होगा, ये वाला पार्ट।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन के, अब मैं इसका सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाएगा। ये आपका क्या होगा, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस, मतलब इसी के बेसिस पे हम लोग सबका इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। आप लोग इसका नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका और थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे थोड़ा इसमें और बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ना इसका वो लिखो, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखो इस तरह से लिखे जाते हैं इसको। प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस, प्लस, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है फॉर हाइड्रोजन। हाफ, ये आधा, देखो हम अगर एनोड और कैथोड के लिए सिर्फ लिखते हैं तो उसको हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है। तो ये आपका हाफ सेल रिप्रेजेंट, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखा है, ये तो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए है और ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हमने प्लेटिनम सॉलिड लिखा। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ H2 गैस से आपने बनाया H प्लस, ठीक है। यहाँ पे हाँ, इसको हाफ करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ई नॉट ऑक्सीडेशन होगा, इसमें दोनों ही वैल्यू जीरो होती है। ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखना है तो ऐसे लिखोगे, ये हमेशा जीरो रहेगा। अगर आप इसको उल्टा करके लिखते हो इस तरह से, H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ टू गैस, तो ई नॉट रिडक्शन हो जाएगा, ये भी हमेशा जीरो। आप हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन का ई नॉट हमेशा आपको जीरो लेना है। एक्चुअल में इसी के बेसिस पे आपको सारी रिएक्शंस करनी होती हैं। ये आपने मतलब एजम्पशन है, ये एक तरह से आपने एजम्पशन लिया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको जस्ट अज्यूम किया है कि इसका वैल्यू जीरो है। ये एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल, ठीक है। तो आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। और ये एक तरह से आपका, अगर ये वाला इक्वेशन जो होगा ये एनोड पे लिया जाएगा और ये आपका इक्वेशन कैथोड पे लिया। अगर आप एनोड की इक्वेशन लिख रहे हो तो इस तरह से लिखोगे, कैथोड पे लिख रहे हो इस तरह से लिख लो। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही जीरो रहना है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, फिर ना आपको एनसीईआरटी में एक टेबल है पूरा, वो मैं आपको समझा देता हूँ, और उससे कुछ नोट्स हैं पॉइंट के जो आपको लिखने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट अब एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ और उसमें एक टेबल है जो पूरी आपको अच्छे से समझाऊंगा। देख, आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे टेबल है, तो हमें डिटेल में समझना है और उससे कई पॉइंट्स भी निकालने। ये टेबल देखिए, ये जो टेबल दे रखी है ना, ये देखो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको ये टेबल अच्छे से समझनी है। देखो इसका क्या मतलब, आपने याद है जब टेंथ में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो कुछ रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताई गई थी कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। अब देखो, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी जा रही है, इसकी। अब देखो कुछ यहाँ पे मैं पहले सबको आपको पॉइंट समझा देता हूँ, फिर इस टेबल को मैं अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन गेन लॉस होता है। और ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस, ये इसका उल्टा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग, मतलब कोई ऐसा मेटल या एलिमेंट जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों? देखो, ऑक्सीडेशन अगर इसकी वजह से हो रहा है तो क्या करेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, जब तभी तो ऑक्सीडेशन हो पाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसको रिड्यूसिंग पावर भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसको आप लोग रिड्यूसिंग पावर भी बोल सकते हो, रिड्यूसिंग पावर। आप इसको रिडक्टेंट भी बोल सकते हो, रिडक्ट, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग पावर रिडक्टेंट। उसी तरह से अगर आपकी बात करूं मैं ऑक्सीडेशन, अब आ जाओ रिडक्शन पे। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज, ये उल्टा हो जाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग पावर कहलाएगा इसका, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ये आपका ऑक्सीडेंट कहलाएगा, ऑक्सीडेंट कहलाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हाँ देखिए, आप इसमें कैसे पता करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर या रिडक्टेंट में जो आपका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो लोवेस्ट होगा, और इसमें हाई होगा, हाईएस्ट। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसका ज्यादा है, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज समझना, इसमें आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, मतलब स्मॉल होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल होगा, मतलब ये लोवेस्ट होता है, ठीक है। इसको चाहो तो लोवेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल हाई, हाईएस्ट होगा। इसके केस में आपका हाईएस्ट आता है, एच आई हाईएस्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो लिख लीजिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग पावर या रिडक्टेंट कहलाएगा। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो वो रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसमें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीड। तो ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं, आप देखो एक चीज देखो, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, आपका एनोड पे होता है। तो आप एक चीज देख लो, अगर आपका ये वैल्यू लो है तो वो एनोड पे जाएगा, एनोड की बात होगी वहां पे। अगर आपका ये वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या बात होगी, वो कैथोड की बात होगी, ये कैथोड पे रहेगा। तो आप इसको लिख ला सकते हो, ये कैथोड पे होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको नोट डाउन कर लेनी है, आप नोट डाउन कर लो, ये सारा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ इसमें और चीजें बताता हूँ। आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा आगे करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो अभी हमने लिखा ना, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार एक फॉर्म में लिखा देता हूँ, नोट करवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे कर। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक स्टार्ट कर रहा हूँ एक जगह से। देखो, सबसे पहले आप एनोड की बात करोगे अगर, तो वहां पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा,
और यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट की बात होगी। ये एक तरह से उल्टा हो जाता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की बात होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की बात होगी। या फिर इसी को रिडक्टेंट भी बोला जाता है, रिडक्टेंट भी बोला जाता है, और या फिर रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग पावर, इनमें से कोई सी भी चीज आप कर सकते हो। रिड्यूसिंग पावर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ये सब कब होगा? स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आप एनोड के लिए ध्यान रखिएगा, ये सारी लाइन। अगर आप कैथोड की बात करते हो तो देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीडी रिडक्शन होता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग की बात होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होगी, ये आपका ऑक्सीडेंट कहलाएगा। और यहाँ पे आपका ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात होती है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात। और यहाँ पे आपका हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आप चीजें लिख लीजिए, फिर हम दोबारा से टेबल पे आते हैं और उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करता हूं मैं। पहले आप ये टेबल, ये जो लिखे हैं मैंने पॉइंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको कर लीजिएगा पॉज करके, मैं आप टेबल पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर इस टेबल को आप मेजर करो तो ये जो वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है सबकी, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एक तरह से रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है आपका। जैसे आपको रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, सब में आपको ये पूरी टेबल जो है इलेक्ट्रॉन गेन की दे रखी है। तो ये सारी टेबल जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ये जो पूरी टेबल दे रखी है वो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है, ठीक है। आप देखो इलेक्ट्रॉन गेन यहाँ पे, आप देखो इसमें देखो, अगर आप पूरी टेबल देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी आ रही है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिस पे हो रहा था वो क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, F2। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखो तो क्या हो रहा है, F2 गैस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे आप 2F माइनस बना रहे हैं, ठीक है। और इसको देखो इस तरह से डिनोट कर सकते, E0 F2 से F माइनस, इसकी वैल्यू है 2.87, ठीक है, वोल्ट। तो ये वैल्यू इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो ये जो F2 होगा आपका, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है। F2 जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू इसी की है, देख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो है मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से आता है, ये एसआरपी है। तो आपको कभी भी अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, तो एसआरपी से देखना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब अगर आप इस टेबल, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस टेबल के लास्ट में आता हूं और दिखाता हूं सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी, वो आपका वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नीचे आ रहा हूं, इसको हटा रहा हूं मैं, और फिर नीचे आके देखो। देखो जो Li प्लस आयन है, Li प्लस आयन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये बन रहा है Li सॉलिड में। इसका इस
Li+ से Li आया, कितना आ रहा है, माइनस में 3.05। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, सबसे कम। तो ये वीकेस्ट Li+ जो होगा, Li+ जो होगा आपका, ये वीकेस्ट वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। ये आपका वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये वीकेस्ट आ गया। अब देखो, ये जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, Li सॉलिड से Li+, तो जब मैं इक्वेशन को रिवर्स करूंगा तो ये जो वैल्यू होती है रिवर्स हो जाती है, क्योंकि ये रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका रिडक्शन था, ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। तो E0 की जो वैल्यू है, अब जो E0 की वैल्यू है आपको लिखनी पड़ेगी Li से Li+, और ये वैल्यू हमेशा अपोजिट हो जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.05, और ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, SOP। तो अगर आप पूरी टेबल को देखोगे ना, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसी की आती है। तो ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये जो Li है आपका, Li जो होगा आपका, ये सॉलिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां रिडक्शन होता है, अगर वो लूज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है। जब आप ये वाली इक्वेशन लिख, गेन कर रहा है तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, जब वो लूज कर रहा है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको हर जगह आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं नहीं मिलता, ठीक है, जहां बहुत कम जगह मिलेगा। इक्वेशन दे रखी होगी, उससे आप देख के बता सकते हो कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन। अगर गेन की दे रखी है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, लॉस की दे रखी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब इसमें देखो, ये Li+ ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो ये आपका वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो, Li लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, Li से Li+ बन रहा है, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक तरह से आपका ये चीज ना आपको याद भी रखनी है, Li+ और Li वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आगे कर रहा हूं अब आपको। चलिए अब आ जाइए ऊपर वाले पे, फ्लोरीन पे। इन दोनों का ही मेन होता है जो आपको समझना होता है। तो देखो, फ्लोरीन की इक्वेशन ये है, F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनाया हमने 2F-। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं ये रिडक्शन हो रहा है ना, अभी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो, इसका E0 का वैल्यू क्या आएगा, 2 गैस, और इसकी वैल्यू है 2.87। ये आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, F2 कर रहा है, ठीक है। तो F2 आपका गैस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। ये फ्लोरीन गैस है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। बट अगर ऐसी इक्वेशन को आप उल्टा करो तो ऑक्सीडेशन बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा 2F- से F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो E0 की वैल्यू आएगी वो F- से आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, F2 गैस में।
तो इसकी वैल्यू है माइनस में 2.87। ये वैल्यू बहुत कम हुई, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, जो वैल्यू एक तरह से नेगेटिव में आ रही है, तो ये आपका मतलब इसको आप एफ माइनस को मतलब यहाँ पे देखो क्या एफ माइनस एक तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट बोला, बट इसकी वैल्यू कम है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो यही है, आपका F2 जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और और F माइनस जो होगा ये आपका वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है ना, तो ये F माइनस जो है यहाँ पे वो आपका वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, F माइनस ये आपका वीकेस्ट रिड्यूसिंग। ठीक, तो आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, वीकेस्ट क्या है, फिर हम लोग इसमें और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं और फिर आगे करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो टेबल आपको दे रखी है ना, इसमें F2 जो होगा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बट अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, और F माइनस ये आपका लूज करेगा, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये चीज, और ये सारी जो टेबल वैल्यू दे रखी ये आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, एसआरपी दे रखा है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको एसआरपी ही होता है। अब हम ऐसा कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लेना लेके हम ना आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग आगे पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब आप दोबारा से यहाँ आ जाइए और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बेसिस पे इसको हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन में ये दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है आपका, आपको तीन आयंस दे रहा हूँ, एक मैं दे रहा हूँ CO3 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, इससे मैं बना रहा हूँ CO2 प्लस, और इसका वैल्यू दे रखा है E0 वैल्यू दे रखा है मैंने 1.81। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एसआरपी है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, CO3 प्लस CO2, ठीक है, 1.81, दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हो आप, ये दे रखे। ठीक है, अगला आपको दे रखा है ये Br2, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी नॉट वैल्यू दे रखी है आपको E0। ये पहले बना क्या है, Br2 Br माइनस बना है। ठीक है, और इसकी नॉट वैल्यू दे रखी है आपको 1.09। ये भी एसआरपी दे रखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। दोनों में से कोई भी तरीके और करके लिख लो, या आप ऐसे लिख लो Br2 से Br नेगेटिव, ये बना आपका 1.09। ठीक है, ऐसी एक और ले लो, ये वाली वैल्यू ले लो Zn2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड में बनाया आपने इसको, और इससे E0 का वैल्यू जो है आपको दे रखा है माइनस में 0.76 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। E0 वैल्यू और में कर दो इसको, ये है आपका Zn2 प्लस से Zn। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको माइनस में 0.7। तो देखो ये आपको एसआरपी वैल्यूज दे रखी है, और ये क्वेश्चन ये है, अरेंज CO3 प्लस Br2 एंड Zn2 प्लस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग इन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ। पावर लिख लो इसको, या एजेंट लिख लो, या स्ट्रेंथ लिख लो, सबका मतलब सेम ही है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है इसका, और एक क्वेश्चन और है, अरेंज CO2 प्लस Br नेगेटिव और Zn इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो देखो मैंने आपको नोट्स में लिखाया होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन पावर। तो इलेक्ट्रॉन गेन पावर आपका वो होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और ये सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, CO3 प्लस का, सबसे कम इसका है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले Zn2 प्लस आएगा, फिर उसके बाद Br2 आएगा, और फिर उसके बाद आपका CO3 प्लस। तो ये आपका आ गया ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर हो गया, Zn2 प्लस Br और CO3 प्लस, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का हो गया। ठीक है, चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला देखते हैं। अब अगला देखो, आपको अगर निकालना है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग पावर, बट अगर आप इसको सबको उल्टा कर दो तो ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो Zn Br नेगेटिव CO2 प्लस को सबको पूरी इक्वेशन उल्टी कर दो, तो ये सब क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसका बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, अगला नेक्स्ट पेज। देखो अगर मैं क्या करता, इसको CO2 प्लस को अपोजिट करके लिखूं तो क्या लिखेंगे, CO2 प्लस CO3 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होगा इसका ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी 1.8 है तो -1.8 आ जाएगा, -1.81, और ये EOP कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही अगर आप दूसरा देखो, 2Br 2 इलेक्ट्रॉन Br, तो 2Br नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Br, यही है। तो इसका ई नॉट का वैल्यू कितना है, 2Br 2 इलेक्ट्रॉन Br2 1.09, माइनस में 1.09, और ये EOP कहलाएगा। और ठीक है, 2Br 2 इलेक्ट्रॉन Br। आप देखो अगला, अगला आपको क्या दे रखा है, ये Zn, हाँ Zn से, देखो Zn से Zn2 प्लस और Br2। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, इस बार है प्लस में पॉइंट, उल्टा हो जाएगा ना, प्लस 0.763। तो देखो अब ये, या तो आप इससे देख लो क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हुआ है, या तो इससे देख लो यूपी से, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहना है, ये रिड्यूसिंग पावर होगा। ठीक है, या लोएस्ट, मतलब अगर आपको रिड्यूसिंग पावर निकालना है, रिड्यूसिंग पावर, तो या तो आप लोएस्ट ERP ले लो, या हाईएस्ट हाईएस्ट EOP। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट ले लो, या हाईएस्ट आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो। तो इसके बेसिस पे देखो सबसे कम CO2 प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद Br नेगेटिव हो जाएगा, और फिर Zn। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो इसलिए रिड्यूसिंग पावर का ये ऑर्डर हो। ठीक है, रिड्यूसिंग। चलिए आप इसको कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, मैं जस्ट आपको लिख के दे रहा हूँ, और नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है आपका, आपको दिया हुआ है AU3+3 इलेक्ट्रॉन, AU3+3 इलेक्ट्रॉन, इससे आपने AU बनाया, ठीक है, सॉलिड में, और इसका ई नॉट आपको दे रखा है 1.4। देखो जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन हो कि ये यूपी और आरपी तरह का, आपको इक्वेशन से देख के पता करना पड़ता है। अगर इक्वेशन आपकी रिडक्शन की इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होगा।
अगर आपको यही इक्वेशन उल्टी, जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, मैं एक इक्वेशन ये लिख देता आपके लिए, सी यू सॉलिड से सी यू टू प्लस, सी यू सॉलिड से सी यू सॉलिड से सी यू टू प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये ई नॉट जो वैल्यू दे रखी होगी ये अलग होगी, ये है वैल्यू आपको पॉइंट माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, ये माइनस में आएगा, -0.3। ठीक है, तो देखो ये हो गई। एक चीज और दे देता हूं मैं आपको, एम जी का भी, हाँ ये एम जी का भी ले लो, एम जी टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एम जी सॉलिड, ये ई नॉट इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस में 2 पॉइंट। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा वैल्यूज है कौन कौन सी। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, तो ये ई आर पी दे रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, तो जहां लूज होगा वहां ईओपी दे रखी होगी, ये यूपी है। और यहाँ भी गेन हो रहा है तो ये ई आर पी है। अब अगर आपको इसमें आयंस में बताना है, जैसे ए यू थ्री प्लस और सी यू टू प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना कि ये कर रहा है, और एम जी टू। इसको ऑर्डर करना है ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसको आपको करना है ऑक्सीडाइजिंग पावर में, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ये होगा आपका ए यू सी यू सॉलिड और एम जी सी, इनको आपको रखना है रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहा हूं तो मुझे ईआरपी सबका ज्यादा ज्यादा चाहिए होगा। तो अगर आप ईआरपी की बात करो तो इसका ईआरपी 1.4 है, इसका ईओपी ये है, तो इसका ईआरपी क्या होगा, इसका अपोजिट रहता है, तो इसका ई नॉट 0.34 ईआरपी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ईआरपी इतना, इसका इतना है और इसका इतना, तो सबसे ज्यादा इसका है, तो यानी ए यू थ्री प्लस सबसे पहले आएगा, फिर आपका यू आएगा, नहीं यू टू प्लस आएगा, क्योंकि अपोजिट होगी ना, इक्वेशन भी आपकी अपोजिट होगी। ये इक्वेशन अगर इसके लिए लिखोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, देखो सी यू टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और सी, ये रहेगी इसकी इक्वेशन। तो सी यू टू प्लस आ जाएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा एम डी, क्योंकि इसकी सबसे कम, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, और ये हाईएस्ट हाईएस्ट ईआरपी से लिया जाए। ठीक है, हाई हाईएस्ट ईआरपी, और वो आपको देख के बताना होगा जो इक्वेशन दे रखी है, ईओपी दे रखा है, आरपी अगर ऑक्सीडेशन का है तो हमेशा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन के साथ दे रखा है तो ईआरपी होता है, अगर लूज के साथ दे रखा है तो ईओपी होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है, ईआरपी हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन के साथ दिया हो। ठीक है, यानी ये भी आप कह सकते हो, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ईआरपी दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है तो ईओपी दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ईआरपी तब होगा जब इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हुआ हो, ईओपी होगा जब इलेक्ट्रॉन आपका राइट हैंड साइड पे ऐड हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ना, राइट हैंड साइड पे ऐड हुआ है ना, तो ये ईओपी है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हुआ है तो आपका ईआरपी है। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो आप, ये चीज हो गया। अब अगला है आपका, आपको यूओपी देखना है, रिड्यूसिंग पावर। तो देखो रिड्यूसिंग पावर के लिए बोला था कि लोएस्ट वैल्यू देख लो, वो आपका सबसे हाईएस्ट होगा, तो ये इसका लोएस्ट वैल्यू ये ना, फिर इसका ये, तो ये आ जाएगा सबसे, मतलब आपको जब रिड्यूसिंग पावर की बात करोगे तो आपको लोएस्ट वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू इसमें किसकी है, सबसे कम इसकी है, और इसमें आपको ये वाला लेना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आएगा, फिर आपका सी यू आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपको यही दे रखी है, ईआरपी दे रखी है, देखो ना ईआरपी इसका, तो ये फिर सी यू आ जाएगा, और लास्ट में आपका ए यू आएगा। ठीक है, ये आपका रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लोएस्ट ईआरपी से होगी। ठीक है, और यह हाईएस्ट ईओपी से, हाईएस्ट ईओपी से होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट आप कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ,
इसमें आपको सेल बनाना होगा। ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्वेश्चन में क्या है आपको दे रखा है, एक तो ये दे रखा है CO3+, इलेक्ट्रॉन ऐड किया और बनाया CO2+, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने इलेक्ट्रॉन्स किधर है, राइट है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको जो दे रखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होगा E0 1.81, ये आपको ERP दे रखा है, ठीक है। चलिए अब एक और दे रहा हूं मैं साथ में इसके, CU दे रहा हूं, CU पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और ये बना रहा है आपका CU सॉलिड, ठीक है। और इसका E0 वैल्यू दे रखा है आपको 0.32, ये भी ERP है। अब इनको क्वेश्चन को देख के आपको बताना है सेल फॉर्मेशन को सॉल्व, ये है आपको एनोड की इक्वेशन लिखनी है, एनोड, कैथोड और रेडॉक्स इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन एनोड कैथोड, ये इक्वेशन E0 सेल निकालना है आपको, E0 सेल निकालना है, और सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें इसमें करनी है, तो देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसकी भी ERP सबसे ज्यादा होगा वो आपका कैथोड पे जाता है, ये चीज ध्यान रखना, हाईएस्ट, हाईएस्ट ERP ये कैथोड पे रहेगा। तो इन दोनों में हाईएस्ट किसका है, ऊपर वाले का, तो ये कैथोड पे इक्वेशन आ जाएगी। कैथोड पे देखो गेन होता है, तो कैथोड पे आपका इक्वेशन ही आएगा CO3+ इलेक्ट्रॉन CO2+, और E0 का वैल्यू आ गया आपका 1.81, ठीक है। ये आपकी होगा। अब देखो जो दूसरी होगी ना वैल्यू, वो आपकी एनोड पे जाती है, और एनोड पे ये वाली इक्वेशन नहीं जाती क्योंकि वहां लूज होता है इलेक्ट्रॉन, यानी वहां ऑक्सीडेशन होता है, तो आपको इसको अपोजिट करके लिखना पड़ेगा, यानी एनोड पे जब आप लिखोगे तो आप इसको उल्टा करके लिखो, ऐसे लिखोगे CU का सॉलिड से CO2+, और ठीक है, ये आएगा। तो ये यहाँ की वैल्यू, अब देखो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू जैसे ये है ना, ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे नेगेटिव में लिखना है, माइनस में 0.32, ये EOP हो गया, ठीक है। तो ये आ गई। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या करना होता है, अगर आपको रेडॉक्स लिखना है तो जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, ये आपको बराबर करने होते हैं, जैसे यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो उसको डायरेक्ट ऐड करोगे, दोनों कैंसिल आउट होंगे, यानी अगर रेडॉक्स लिखते देखो क्या करते, CO3+ इलेक्ट्रॉन CO2+, और CU से CU2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन आएगा वो ये आ जाएगी, CO3+, CU, CU2+, और CU2+, ठीक है। ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन आ गई, ये आपकी रेडॉक्स आ गई, ये भी ध्यान अब एक चीज देखो, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कैंसिल आउट करे, N1 किया ना, तो यहाँ पे जो N होगा इसको N याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये कितने हुए 1, तो इसको ध्यान रखना, ये N1 है, इसको N बोला जाता है, ये आगे यूज होगा। तो आपको मैंने एनोड की इक्वेशन लिखी थी, कैथोड रेडॉक्स। अब देखो E0 सेल का वैल्यू, तो आपको मैंने ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। अब देखो अपना सेल E0 सेल कैसे आता है, इन दोनों को ऐड कर दो, ERP और EOP को ऐड कर, नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूं मैं, देखो E0 सेल जो होगा आपका, वो होता है E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपका कैथोड वाला होता है और ये वाला एनोड, ठीक है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, तो क्या क्या वैल्यूज हैं, एक है वैल्यू 1.81 और ये है 0.034, 1.81 माइनस में 0.34, आप एक चीज देख रहे हो, E0 सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगी ना, तो ये ध्यान रखना, ये होता है कंडीशन फॉर सेल फॉर्मेशन, कंडीशन फॉर सेल फॉर्मेशन, यानी अगर आपका कोई
सेल बन रहा है तो उसका ई नॉट सेल हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। कंडीशन फॉर सेल फॉर्मेशन, मतलब ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव, शुड बी, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल, तो आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एनोड वाला पार्ट आएगा विद वर्टिकल लाइन, तो Cu टू प्लस आ जाएगा, Cu टू प्लस आ जाएगा। फिर डबल वर्टिकल लाइन, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका कैथोड CO3 से CO2 प्लस, CO3 प्लस से CO2 प्लस, ठीक है। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका एनोड वाला पार्ट है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है, ये आपका कैथोड वाला पार्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार दोबारा समझाते हैं। देखो, आपको अगर दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उसमें आपको नहीं बताया कौन है एनोड पे कौन है कैथोड, तो सबसे पहले आपको देखनी है वो वैल्यूज दे रखी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल ही देते हैं, ऑक्सीडेशन बहुत कम देते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो आप कैथोड पे डालोगे, जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड पे आएगी। तो देखो कैथोड पे हमने, लेकिन जो एनोड पे आता है, कैथोड पे तो आपने एज इट इज लिख दिया, बट जब एनोड पे लिखोगे तो इक्वेशन उल्टा करके लिखो, क्योंकि कैथोड पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन होता है, एनोड पे आपका इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो हमने लॉस करके लिखा, ये वैल्यू आपकी आ गई इनोड में, ये ठीक है। अब ये उल्टा कर दी वैल्यू। उसके बाद रेडॉक्स के लिए क्या होता है कि आपको ये जो एनोड और कैथोड की इक्वेशन है दोनों को ऐड करना होता है, लेकिन आपको ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। जैसे यहाँ पे 1 1 है तो कैंसिल आउट हो गए, बट अगर यहीं पे वैल्यू अगर अलग होती तो इसको हमें मल्टीपल करने पड़ते, ठीक है। तो इसको करके आपने ये कर दिया। फिर देखो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कैंसिल हुए, 1, तो एन की वैल्यू 1। अगला देखो, ई नॉट सेल का वैल्यू मैंने क्या लिखाया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, तो दोनों को करके हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए फॉर सेल फॉर्मेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। एक क्वेश्चन ये लिखिए, क्वेश्चन ये है आपका, आपको दिया हुआ है Au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इससे आपने बनाया Au, ठीक है। और इसका ई नॉट आपको दे रखा है 1.40, ठीक है। एक ये दे रखा है, और एक आपको दे दिया इन्होंने Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको दे दिया Cu सॉलिड, ठीक है। और इसमें ई नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है 0.34, ये है 0.3। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सेम वही सब कुछ करना है। क्वेश्चन यही है कि आपको एनोड वन की इक्वेशन लिखनी है, कैथोड की लिखनी है, रेडॉक्स की इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन लिखनी है, ई नॉट सेल निकालना है आपको, और सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, सेल, ये कुछ बेसिक चीजें, और एन का वैल्यू बताना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सब करना है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया, जिसकी वैल्यू ज्यादा है ये सारी, देखो इलेक्ट्रॉन गेन है तो ये ईआरपी दे रखा होगा, ये भी ईआरपी दे रखा होगा। तो जिसकी ईआरपी ज्यादा है वो सबसे पहले कैथोड पे भेज दो। तो कैथोड की इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी, कैथोड पे आ गया Au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, Au, और ई नॉट का वैल्यू हो गया 1.4, ठीक है। अब अगर आप एनोड पे जो लिखोगे वो उसका अपोजिट लिखोगे, यानी एनोड पे इक्वेशन आएगी, उसको अपोजिट करके लिखना पड़ेगा, यानी Cu का सॉलिड और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ई नॉट की वैल्यू हो गई माइनस में 0.3, ठीक है। ये ई आरपी है और ये ई ओपी है, क्योंकि अपोजिट है, ठीक है। अब देखो, जब आप रेडॉक्स लिखोगे तो एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना, यानी
इलेक्ट्रॉन बराबर होनी चाहिए, जब कैंसिल आउट होनी चाहिए जब आप रेडॉक्स लिखो। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 3 से कर दूं तो यहाँ 6 नहीं आ जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 Au3 + 6 इलेक्ट्रॉन और 2 Au लिख देता हूँ। और ये इसको इसको मैं 3 से कर रहा हूँ, तो 3 Cu सॉलिड और ये 3Cu2+ और 6 करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 6 हो गया ना। तो देखो इसका इक्वेशन क्या बना आपका, इसका इक्वेशन बना 2Au3 + 3Cu सॉलिड और 2Au सॉलिड प्लस में 3Cu2, ठीक है, ये बना। अब एक चीज देख रहे हो आप, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, 6 ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो लोगे आप 6 लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, ये जो लिखा है ये रेडॉक्स है, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लो, एनोड कैथोड रेडॉक्स हो गया। अब एन का वैल्यू निकाल दिया आपको। अब है आपका ई नॉट क्या वैल्यू, कैसे देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए ई नॉट आपका क्या है। ई नॉट सेल जो होता है वो ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड वाला प्लस में ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड वाला। तो आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई है देखो, यहाँ पे 1.40 और माइनस में 0.34, 1.40 1.40 माइनस में 0.34, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले एनोड लिखेंगे, एनोड पे क्या है, Cu से Cu2+ में जा रहा है, तो Cu से Cu2+, डबल वर्टिकल लाइन। फिर नेक्स्ट है आपका कैथोड Au3+ से Au पे जा रहा है, तो Au3+ Au, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं जो आपके दे रखे हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए। हम्म चलिए ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं स्टार्टिंग से। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तो आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होगा, तो आप इसका लिख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी हेल्प से ही सबके निकलते हैं। तो इसका लिखना होगा बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस इतना लिख दीजिए बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है। बस इतना लिखो, इनफ है इसके लिए। चलिए अगला देखिए, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट है आपको सबसे पहले ना ई नॉट की वैल्यूज दी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 3.2 में, देखो कॉपर सल्फेट कह रहा है ना, CuSO4, तो किस में रखना है, जिंक में। तो CuSO4 मतलब कौन से आयन हो गए, Cu2+ और SO4 का 2- आयन, ठीक है। अब Cu2+ जो है आपका
उसका ई नॉट वैल्यू देखो कितना है, Cu2 प्लस जो है आपका, उसका वैल्यू देखना पड़ेगा आपको कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो। तो इसका 0.34 कुछ आता है। हाँ देखो, Cu का जो होता है आपका, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, Cu में कन्वर्ट होगा, इसका ई नॉट वैल्यू जो होता है वो 0.34 होता है। और जो जिंक होता है, जिंक का Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को इसको ना, इसका अपोजिट कर देंगे, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn। ई नॉट वैल्यू इसका जो आता है माइनस में आता है, माइनस में 0.76। आप देख रहे हो इसमें वैल्यू ज्यादा किसकी है? इसकी है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हो सकता है ना। जैसे अगर आप जिंक के साथ इसको ऐड कर दो, तो ये जिंक के इलेक्ट्रॉन ले लेना है ना, क्योंकि जिंक के पास क्या वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है। तो इसमें देखो, जैसे ही आपने जिंक का पॉट लिया तो Zn है, ये आपका जिंक पॉट है, जिंक पॉट है। इसको ऐड करा आपने Cu2 प्लस, क्योंकि आयन रखोगे ना इसमें, तो ये क्या करेगा, इसको Zn2 प्लस और में कन्वर्ट कर देगा और खुद Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। क्योंकि इसका अगर आप वैल्यू देखो तो देखो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या करे, एक तरह से क्या करेगा, इसको, इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इसको हटा देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें कर नहीं सकते। तो देखो क्या होगा, एज Cu2 प्लस आयन ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज Zn पॉट इंटू इंटू Cu2 प्लस आयन ऑक्सीडाइज Zn पॉट इंटू Zn2 प्लस आयन। सो we cannot store CuSO4 CuSO4 in जिंक, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब आप ये नहीं कर सकते हो, आप कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में नहीं रख सकते हो, क्योंकि Cu2 प्लस आयन ऑक्सीडाइज कर देंगे Zn को Zn2 प्लस आयन में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा 3.2। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको स्टार मार्क करके भी कर सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, consult the table of standard electrode position, suggest three substances that can oxidize ferrous ion under suitable condition। तो आपको ऑक्सीडाइज करवाना है ना, तो ऑक्सीडाइज यानी फेरस, फेरस आयन को, ठीक है। तो इसमें देखो Fe2 प्लस आयन होगा, जो Fe3 प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट है। तो आप इसकी वैल्यू देख लो, इससे ऊपर वाली सारी वैल्यूज ले सकते हो, मतलब इससे वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। हम्म। तो इसका देखो ई नॉट वैल्यू कितना आता है, इसका ई नॉट वैल्यू होता है -0.77, -0.77। तो आपको कोई ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो, ठीक है। अगर इससे वैल्यू ज्यादा होगी तो आप इसलिए इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो, मतलब आपको ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिनकी ई नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन हो -0.7, ठीक है। हाँ, मतलब एलिमेंट विच हैव ग्रेटर वैल्यू, एलिमेंट विच हैव ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर ई नॉट, -0.6।
ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो, तो इसका आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका ई नॉट का वैल्यू 0.77 से ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, फिर आप कुछ बैक साइड के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 3.3 है ना, Fe2+ से, हाँ ये देखो, तो नहीं, Fe2+ से Fe3+ में कहाँ गए हैं, Fe माइनस में पॉइंट 3+ में कम। हाँ, Fe3+ से F2+ का -0.6, ठीक है। तो ये सही था, देखो यहाँ पे देखो वैल्यू, ये वाली वैल्यूज देखो एक बार, यहाँ पे कहाँ गए हैं? ये ना, तो हमने क्या लिखा था, हमने यही तो लिखा था ना, Fe2+ से Fe3+, और ये किलोटॉन, इसका ई नॉट का वैल्यू कितना लिया हमने, -0.7। तो जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी हम उसको ले सकते हैं, -0.77 से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये आपको ईओपी दे रखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट का वैल्यू इसका क्या हुआ, ईओपी, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ये रहा। तो आपको इससे वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, अगर इससे वैल्यू बड़ी है तो आपको, मतलब एक तरह से आपको ये भी बताया था ना, ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर वैल्यू इससे बड़ी होगी -0.77 से, तो आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी ना, तो उससे फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलिए। अब बैक साइड में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में। क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें? अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर। तो देखो ये क्वेश्चन आप खुद से करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली जो टेबल है, उनसे इनकी वैल्यूज देख लेना, और उसके बेस में देख लेना कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर कैसे है, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने जो समझाया था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला पार्ट, उससे आप ये 3.1 कर सकते हो। आप क्या करना, सबकी वैल्यूज टेबल से देखना, क्योंकि वो आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखने दीजिए क्या है। गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये अच्छा इस बार आपको दे रखी है, अरेंज दिस बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। आपको रिड्यूसिंग पावर में बताना है ना, यानी आपको इलेक्ट्रॉन लूज पावर बताना है। तो एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, कर लेना, अगर डाउट हो तो बता देना। ये इस तरह का हमने डिस्कस किया हुआ है। आपको रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, स्ट्रेंथ, तो उसके बेसिस पे देख लेना। अब आपको रिड्यूसिंग पावर बताना है ना, तो जिसकी वैल्यू सबसे कम है इसमें देखो, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे वैल्यू कम किसकी आ रही है, ये सारी आपको गेन वैल्यूज रखी है 293, ये हाँ, ये देखो K+, ये सबसे पहले आएगा आपका। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन। ये कौन सा है, इस क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो आपका सबसे पहले आएगा रिड्यूसिंग पावर में। ठीक है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर ना, तो सबसे कम वाली वैल्यू लेनी पड़ती है आपको। तो इसमें 3.2 में सबसे पहले K+ आएगा, फिर सॉरी के आएगा। ये रिड्यूसिंग में मतलब उल्टा करना पड़ता है ना आपको, कौन सा 3.2 है ना। तो देखो सबसे पहले के हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने समझाया हुआ है, आप खुद से कर सकते हो। इसी रिड्यूसिंग पावर के लिए आपको के लेना है। फिर उसके बाद आपका एमजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर एमजी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे कम वैल्यू किसकी है, सीआर की, तो सीआर आ जाएगा फिर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा ये एच जी, और लास्ट में आएगा एच जी आएगा, फिर लास्ट में आएगा ए जी। ठीक है, तो ये देख लेना। देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करा। देखो सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी है, ये आपको सारी ईआरपी दे रखी है, सबको उल्टा करके ईओपी बना लो। ईओपी में जो वैल्यू हाईएस्ट होगी वो लेना होता है,
तो के ईओपी में के पहले आएगा तो आपको के लेना, फिर उसके बाद mg आएगा, फिर cr आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जैसे अगर आपको मैं एक इक्वेशन लिख के समझाऊं ये वाला, तो देखो Cr3 + 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cr में कन्वर्ट हो, तो यहाँ पे जो ई नॉट वैल्यू होगी ये दे रखी है 0.74 माइनस में, ये ERP दे रखी है। तो हमें या तो इसकी मिनिमम ले लो, अब इसको अगर अपोजिट करते तो क्या बनता है, ये Cr से Cr3 + 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका ई नॉट वैल्यू कितना हो जाता, प्लस में 0.74, और ये ई होती है, ठीक है। तो आपको ये Cr लेना है, ऐसी सबकी वैल्यूज देख लेना, और या तो ईओपी हाईएस्ट ले लो या ईआरपी लोएस्ट ले लो, बात वही है। तो ये Cr आ गया, ऐसे ही आप सारे करके देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, स्टार मार्क कर रहा हूं इसको, देखिए। चलो अगला क्या है, depict the galvanic cell, further show which of the electrode is negatively charged, carry the current in the cell, the carries the current and individual reaction। तो ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको, पूरा डैनियल से ढंग से समझाया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप ये कर लेना 3.3, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं समझाया हूँ, नोट्स में मिल जाएगा, उसके बेसिस पे कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक ईच ऑफ द, अब इस क्वेश्चन में ना इनको देना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, तो अभी आप लोग इतना कर लो, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, थैंक यू।